श्री जगदम्बिका पाल जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आज इस लोकतंत्र के सर्वोच्च सदन में न केवल देश की बल्कि दुनिया के सामने उस कोविड की वैश्विक चुनौती में एक नया वायरेंट जो दस्तक दे रहा है ओमिक्रॉन के रूप में, उस पर पूरा सदन चिंतित है। सदन अपने को सुझाव दे रहा है। मुझे भी आपने अवसर दिया। मैं इस बात का आभार व्यक्त करूंगा सदन को कि जब सत्र प्रारंभ हुआ तो सत्र के शुरू के 2 दिन के गतिरोध, लगता था कि ऐसा गतिरोध शायद सदन के सत्र की कार्रवाई कितनी सुचारू रूप से चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। लेकिन सदन के समक्ष चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, जब बात स्पीकर साहब ने या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये बात आई कि हम ओमिक्रॉन पे या इस कोविड की वैश्विक चुनौती पे सदन चर्चा करे, तो निस्संदेह ये सबकी प्रतिबद्धता है। और जिस तरह से आज ये सदन, पूरा सदन उस पर न केवल चिंता बल्कि चर्चा कर रहा है, ये भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला कदम है और पूरे विश्व को एक संदेश जाने वाला कदम है। मैं इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करूंगा अपनी सरकार को कि आज इस ओमिक्रॉन पे जब चर्चा हो रही है तो ये हमारा सौभाग्य है कि अभी भारत में कोई दस्तक नहीं दिया है और भारत में अभी कोई एक केस नहीं मिला। यूएस में आ गया है। दुनिया के पहले 12 देश थे, 20-22 देश हैं जिसमें ओमिक्रॉन के लक्षण हैं, साउथ अफ्रीका से शुरू होकर के। लेकिन इसके बावजूद कि आज जब ये ओमिक्रॉन का एक केस भी नहीं है, ये सरकार की गंभीरता है कि अभी दुनिया के तमाम देश इस वेरिएंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अपना मेडिकल का हेल्थ प्रोटोकॉल बनाने का निश्चय कर रहे होंगे। उस समय हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इस दस्तक के पहले ही अपने देश के सभी राज्यों के मंत्रियों के साथ, स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा कर चुके हैं, जिसके संबंध में माननीय मंत्री जी विस्तार से कहेंगे। तो मैं कह सकता हूं अपने प्रतिपक्ष से कि शायद अगर श्रेय लेना होता तो शायद ये चर्चा मंत्री जी नहीं करते, स्वयं सरकार पहल करती। लेकिन अगर देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा इस चुनौती पे कर रहे हैं तो ये सबका है कि सम्यक रूप से प्रयास करके केंद्र सरकार लगातार राज्यों को विश्वास में लेकर के और इस चुनौती का मुकाबला करना चाहती है। मैं समझता हूँ श्रेय की बात आप कर रहे हैं। जब हम कोविड के लॉकडाउन में थे, जब घरों में लोग अपनी दहलीज के बाहर नहीं आ रहे थे, उस समय भी चाहे प्रधानमंत्री जी हों, जिस तरह से देश के उन तमाम लेबोरेटरीज में जहां हमारे वैज्ञानिक इस कोविड की चुनौती के लिए वैक्सीन के इजाद में रात दिन लगे थे, स्वयं प्रधानमंत्री गए। और ये शायद देश का पहला इतिहास रहा होगा कि जब हम इस चुनौती के समय हमारे पास पीपी किट भी नहीं था, हम पीपी किट चाइना से मंगा रहे थे। जो लाट आया था उसको इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च ने कहा घटिया स्तर का लाट आया है, उसको ब्लैक लिस्ट किया चाइना की कंपनी को। मतलब हमारी निर्भरता वेंटिलेटर हो, पीपी किट हो, NK95 हो, ये हम दूसरे देश पे, चाइना या अन्य देशों पे निर्भर थे। उस ऐसी परिस्थितियों में भी भारत के प्रधानमंत्री ने तय किया कि अब हम भविष्य में भारत की निर्भरता दूसरे देश पे नहीं रहेंगे, भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। ये संकल्प किया और उस संकल्प को साकार करके दिखाने का काम किया। आज हम न केवल पीपी किट में सॉल्व में, आखिर इस बात की आप चर्चा कर रहे हैं कि हमने जहां अपने देश के लोगों को, आज विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन का अभियान है, इस बात को आप इस सदन में सराह नहीं रहे। WHO हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, या दुनिया के हॉपिंगटन यूनिवर्सिटी हो, या दुनिया के तमाम मुल्क हों, जो इस भारत के इस वैक्सीनेशन अभियान को न केवल विश्व का सबसे बड़ा अभियान मानते हैं, और बल्कि मानते हैं कि भारत जैसे साउथ ईस्ट एशिया के देश में
125 करोड़ लोगों को टीकाकरण हो चुका। यूरोप के तमाम मुल्क की आबादी जोड़ ली जाए, उससे ज़्यादा जनसंख्या की हमारी सरकार ने टीकाकरण का अभियान पूरा कर लिया। और आज 125 करोड़ जहां हमने फर्स्ट डोज दिया, सेकेंड डोज भी 45 करोड़ हो चुका। 24 करोड़ की यूएसए की आबादी है, जितनी हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी होगी। तो आज हमने अपने लोगों की भी ज़िंदगी को बचाया है और दुनिया के उन तमाम देशों को जिनको दिया है, आई थिंक सो यू शुड फील प्राउड कि जिस कंट्री को हमने वैक्सीनेशन या वैक्सीन दिया है, एंड दोज हु हैव सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ आवर वैक्सीन, आई थिंक सो दे आर वेरी थैंकफुल। और आप कह रहे हैं साहब हमने दुनिया के दूसरे देशों को दे दिया। हम पीपी किट मंगाते थे दूसरे देश से, आज भारत मोदी के नेतृत्व में ये हो गया कि हम दुनिया के देशों को कोविड से बचाने का काम कर सकते हैं और उनके दुनिया के लोगों को वैक्सीन देने का काम कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि लगातार कहा जा रहा है कि हमने क्या किया, हमारी यूनिट्स बंद हो गई, हमने कोविड के दौरान कोई काम नहीं उठाया, गरीब बेरोजगार हो गया। आखिर प्रधानमंत्री स्वनिधि आपने देखा, या मैं समझता हूं कि अभी अगर आपको 25 अक्टूबर याद होगा तो 25 अक्टूबर को मैं समझता हूं कि शायद आज़ादी के बाद भारत में, जबकि अभी दुनिया के सभी मुल्क कोविड की चुनौती से जूझ रहे हैं, उस चुनौती में भी हमने, प्रधानमंत्री ने काशी से एक प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च किया है कि जहां हम एक तरफ वैक्सीन दे रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को लगातार कोविड की चुनौतियों में, जहां लोगों को दवाएं दे करके, वैक्सीन दे करके लोगों की ज़िंदगी की सुरक्षा का प्रयास कर रहे हैं, वहीं ये भी तय कर लिया है कि न दवाओं से किसी को मौत के मुंह में जाने देंगे। और इस देश की 135 करोड़ की आबादी इस कोविड की चुनौतियों में, अगर हम लॉकडाउन में रहे, चाहे दिहाड़ी मजदूरों का काम रुक गया, लेकिन कोई 135 करोड़ में एक व्यक्ति अन्न के अभाव में मौत के मुंह में नहीं जा सकता। ये संकल्प हमारी सरकार ने पहली बार पूरा किया। जिस समय पूरी दुनिया के जहाज ग्राउंडेड हो गए, दुनिया की चलती हुई रेलगाड़ियों के पहिए ठप हो गए, दुनिया का जनजीवन स्थिर हो गया, उस समय भी भारत में प्रधानमंत्री के प्रयास पे, रेल मंत्री के प्रयास से, जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों के लगातार फूड एंड सप्लाई या चेन चलता रहा, कि उसी की देन है कि 135 करोड़ आबादी के इस देश में आपने देखा होगा कि आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से हम लगातार उनको देने का काम कर रहे हैं। तो आज इस परिस्थितियों में जहां हमने 64,180 करोड़ का हमने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में काम शुरू किया। आप कल्पना करेंगे, आखिर आप इस बात का जवाब नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि साहब ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। आखिर उस ऑक्सीजन प्लांट को 40 वर्षों से 50 वर्षों से हर जिलों में नहीं लगा था। एक ऐसी चुनौती आई कि आज ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर से हिंदुस्तान के सभी जिला अस्पताल में आज पीएम केयर से पीएसए के ऑक्सीजन प्लांट लग गए। सभी सांसदों ने प्रयास किया, सीएसआर से हो, अपने सांसद निधि से हो, किसी न किसी माध्यम से, चाहे पीएससी हो चाहे सीएससी हो, और उसके माध्यम से पीएसए और ऑक्सीजन प्लांट लगे। और ये 25 अक्टूबर को उस वाराणसी से जो 64,180 करोड़ की योजना को लॉन्च किया है, मैं समझता हूँ कि आप शायद उस तक सोच भी नहीं सकते कि आप जहाँ एक तरफ वैक्सीन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, आज कोई चुनौती हो, चाहे ओमिक्रॉन की चुनौती आ रही हो जिसको थर्ड वेव की कहने की बात कर रहे हो, या तमाम ऐसे मुल्क हैं जहाँ 4th वेव, 5th वेव, 6th वेव तक आ गई है, लेकिन भारत ऐसे किसी भी इमरजेंसी मेडिकल की चुनौतियों के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तैयार है। निश्चित तौर से स्वास्थ्य मंत्री जी जवाब देंगे। अभी तक देश की आज़ादी 1947 के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं, ये पहली बार प्रधानमंत्री ने सोचा कि आज ब्लॉक लेवल पे क्यों नहीं लेबॉर्ट्रीज है। आखिर एक गरीब आदमी को अगर पैथोलॉजी में कोई टेस्ट कराना है, किसी वायरस का हो या किसी बीमारी का हो,
उस टेस्ट कराने के लिए उसको जिला अस्पताल जाना पड़ेगा, उसको या तो मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। आज फिर ब्लॉक लेवल पे क्यों नहीं टेस्ट हो सकते, तहसील लेवल पे क्यों नहीं टेस्ट हो सकते, जिला लेवल पे केवल कुछ टेस्ट क्यों हो सकते हैं, क्यों मेडिकल कॉलेज भेजे? आखिर आप कोविड की चुनौती आई थी, उस समय नेशनल वायरोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूट पुणे एक था और एक सारे टेस्ट वहीं जा रहे थे। उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया, आज उत्तर प्रदेश में उस समय पुणे जा रहा था, फिर लखनऊ हुआ, आज 60 जिलों में RT-PCR और सारे उन जिलों में लैब को हम स्थापित करने का काम किया और 15 जिले जो और हैं उसमें भी हम कर रहे हैं। तो इससे स्वाभाविक है कि आज उस 64,180 करोड़ जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हम चाहे डायग्नोस के लिए हो, सर्विलांस के लिए हो, ट्रीटमेंट के लिए हो, रिसर्च के लिए हो, ये सारे काम जो अभी केवल रेफरल हॉस्पिटल्स में होते थे, मेडिकल कॉलेज में होते थे, रिसर्च सेंटर्स में होते थे, वो एम्स में होते थे, आज वो काम प्रधानमंत्री का है कि इसको हम न केवल मेडिकल कॉलेज एम्स तक में रखें, रीजनल लेवल पे ले जाने का काम करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने का काम करें। एक गरीब को उसके दरवाजे ब्लॉक पे उसका टेस्ट हो सके, उसको पैथोलॉजी के लिए कहीं पैसा खर्च करके दूर न जाना पड़े। और आज उसी के लिए जो हमारे क्रिटिकल गैप्स थे उसको भी प्लग कैसे किया जा सके। 730 इस योजना में 730 पब्लिक हेल्थ लैब बनाए जा रहे हैं। 3,382 जो ब्लॉक हैं उस ब्लॉक पे भी पब्लिक हेल्थ केयर बनाने का काम हो रहा है और ब्लॉक्स पे भी हम ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 12 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं जो एक मेंटर हॉस्पिटल की तरीके से काम करेंगे। पहली बार एशिया में, मैं बधाई दूंगा अपनी सरकार को कि पहली बार एशिया में भारत पहला देश है जो दुनिया में कोई अगर भारत के सामने कोई बहुत बड़ी भी इमरजेंसी पड़ गई, भूकंप आ गया, साइक्लोन आ गया, तो उसके लिए ऐसे कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल होंगे जो तत्काल एक मेडिकल कॉलेज की बराबर की सुविधा वहाँ पहुँच करके देने का काम करेंगे। तो आप इस बात की भी बात नहीं करेंगे, कहेंगे आपकी साहब इस कोविड में। और मैं समझता हूँ कि कम से कम जो आज कदम उठाए गए हैं उन कदम को आप इस बात के लिए सोचिए कि ये 64,000 करोड़ में ये पहली बार हुआ होगा। शायद स्वास्थ्य मंत्री जी अपने जवाब में निश्चित तौर से कहेंगे, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन हुआ था, मैं भी उसमें मौजूद था, कि पहली बार ऐसा हो रहा है, कोई पक्षपात नहीं। आपने कहा कि जिस राज्य में भारत है, जिस भाजपा है, जिस राज्य में दूसरे हैं, हमने वहाँ पक्षपात किया। आज इसमें हिंदुस्तान के सभी जिलों को इस प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 करोड़ रुपया भारत सरकार हर जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के देने के लिए जा रही है। मैं निश्चित तौर से पूरे देश की जनता की तरफ से आदरणीय मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। आज जिस तरीके से अभी तक देश की आज़ादी 1947 में मिली, 1947 से आज 2021 में केवल एक नेशनल वायरोलॉजी विषाणु सेंटर, रिसर्च सेंटर पुणे में है। आज एक साथ हमारी सरकार ने फैसला किया है कि 4 न्यू रीजनल हम इस तरह से वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट 4 जगहों पर स्थापित करेंगे। और इसी तरीके से न्यू नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ हमने एक ये भी स्कीम किया कि पूरे देश के एक स्वास्थ्य की हो। इस तरह से एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म होगा जो डिजिटल होगा, जिसको हम WHO के साथ जोड़ेंगे, साउथ ईस्ट एशिया के साथ जोड़ेंगे। और 602 जिले में कोई पक्षपात नहीं। प्रधानमंत्री का अगर जो मूल मंत्र है सरकार चलाने के, गुड गवर्नेंस का जो उनका है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो निश्चित तौर से उसी का परिणाम है कि ये जो स्कीम लॉन्च किया है उसमें जो 602 जिले हैं जिसकी 5 लाख से आबादी ऊपर है, अब उन हर जिलों में अभी तक केवल रेफरल हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज या एम्स में केवल क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स होते थे, लेकिन ये पहली बार आदरणीय मोदी जी की सरकार है जो हिंदुस्तान के 602 जिले में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की स्थापना करने जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि वो भविष्य की चुनौतियां होंगी, जो पेंडेमिक की चुनौतियां होंगी या किसी तरह की भी, चाहे वो ओमिक्रॉन की चुनौती हो, उस चुनौतियों को हम निश्चित तौर से उसका समाधान हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकते हैं। आज हमने रेफरल लिंकेज भी दिया है, जो बहुत से रिमोट एरियाज में हैं उनको हम टेली कंसल्टेशन भी देने जा रहे हैं,
चाहे वो आसाम हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, नॉर्थ ईस्ट के कोई स्टेट हो, या कहीं भी रिमोट उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, उनके गांव तक में भी हम कैसे टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से कैसे कंसल्टेशन दे सकते हैं और कैसे उनके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो काम भी हम रेफरल लिंकेज के माध्यम से करने जा रहे हैं। आज हमने कितने कदम, हम तो भविष्य की चुनौतियों को देख करके हमारी सरकार लगातार कदम उठा रही, और जिस तरीके से आज न्यू रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी हमने इसमें 17,788 इस्टेब्लिश करने का फैसला किया है। हमारी सरकार ने इसी तरह से अर्बन एरिया में, अभी तक अर्बन एरिया में कोई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नहीं था, लेकिन इस बार 11,024 हमने उसमें भी किया। स्टेट लेवल पे भी इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट 15 जो हमारे हेल्थ हैं इमरजेंसी ऑपरेशनल सेंटर्स होंगे जो 24/7 काम करेगा। तो इस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ। आज उत्तर प्रदेश की बात कही गई, उत्तर प्रदेश में जिस समय कोविड की चुनौती आई, आप यकीन करिए आलोचना हमारे समाजवादी के, बसपा के तमाम साथी खड़े होकर कह, मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उस कोविड में लगातार, जब इनके नेता लोग अपने घरों में कैद थे, तो वो जिले जिले में घूम करके कोविड के मरीजों को बचाने के लिए लेवल 1 का हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उनको कोरोना हो गया, उसके बावजूद जैसे ही वो कोरोना से ठीक हुए, फिर जिले जिले में घूमना उन्होंने शुरू कर दिया। और आज उसी का नतीजा है कि कोई भी चुनौती आए, आज उत्तर प्रदेश में 1,51,000 एडिशनल बेड इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस्टेब्लिश कर लिया। और 75 जिले हैं, तमाम जिलों में वेंटिलेटर नहीं थे, केवल मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर थे। आज पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में वेंटिलेटर्स हो गए, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में टूनेट मशीन्स हो गई। और आप यकीन नहीं करते हैं कि क्या स्थिति थी। मैं बताना चाहता हूँ, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 2016 तक एक लंबा कालखंड होता है। अभी मात्र 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 4.5 साल की सरकार में, 4.5 साल की सरकार में क्या किया है हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, या हमारी भाजपा की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में। मैं सदन के माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ कि 1947 तक अधिष्ठाता महोदया 2016 तक केवल उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे, और आज 2016 से 4.5 साल में 60 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने स्थापित करने का काम किया है। और आगे निश्चय है कि हर जनपद को एक एक मेडिकल कॉलेज देंगे। यही याद है सदन, पिछली लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 3 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के बीच में एक एक मेडिकल कॉलेज देने का काम किए। हम आज उससे भी आगे जा रहे हैं, क्योंकि ये चुनौतियां हमने कल्पना नहीं की थी, जब पूरे विश्व ने नहीं किया। मैं कोई डेथ के डाटा पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आज अमेरिका की आबादी यूपी के बराबर हो और पूरे देश में हमारे यहाँ जो कैजुअल्टी हुई उससे ज़्यादा कैजुअल्टी अमेरिका में। अमेरिका तो बहुत रिसर्च में आगे माना जाता था, अमेरिका को बहुत देश माना जाता था कि मेडिकल साइंस में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में विश्व के सबसे आगे अग्रणी है। लेकिन इसके बावजूद आज अमेरिका लाचार था, ब्राज़ील लाचार था, या दुनिया की यूरोप के तमाम कंट्रीज लाचार थे। लोग ब्रेड बटर के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री न केवल अपने भारत के लोगों को बचाने का काम कर रहे थे, दुनिया को भी दिशा देने का काम कर रहे थे, और दुनिया को भी दवा देने का काम कर रहे थे, और अपने 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न भी मुफ्त पहुँचाने का काम कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों में आलोचना होती है। आप तमाम विधेयक पे आलोचना कर लीजिए, तमाम कभी अवसर होते हैं, लेकिन कम से कम आज ये आलोचना का विषय नहीं है, ना आज ये आरोप प्रत्यारोप का विषय है। अगर जिस गंभीरता से हम चर्चा कर रहे हैं कि आज ये सदन, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग इस भारत की पार्लियामेंट की कार्रवाई को देख रहे हैं कि भाई ओमिक्रॉन से अगर दुनिया को दस्तक दे रहा है, यूएस में भी केस आ गया, तमाम मुल्क में केस आ गया, लेकिन भारत किस तरह से प्रिपेयर्डनेस कर रहा है, भारत किस तरीके। अरे मैडम, हमारा समय है, आप दे लीजिए। 5 मिनट हुआ अभी, कम से कम 5 मिनट तो और दे दीजिए। 19 मिनट हो गया। ठीक है, मैं बहुत जल्दी बात कर लूँगा अपनी। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे कि आज जिस तरीके से 22 एम्स की स्थापना हुई, आखिर पहले तो एक सपना था, तमाम स्टेट्स में एम्स नहीं था,
प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जहाँ कहा सबके स्वास्थ्य सबकी शिक्षा के लिए, उन्होंने कहा हम हर राज्य में हम एक एक एम्स की स्थापना करेंगे और इस 5 सालों में हर राज्यों में स्थापना किया हमने अपने। आज उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है, मैं केंद्र सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने 3 एम्स की स्थापना, हमने राजनीति नहीं की, हमने रायबरेली को भी एम्स दिया है। जहाँ गोरखपुर में एम्स है, जहाँ लखनऊ में एम्स है, वहीं रायबरेली को भी एम्स देने का काम किया है। आज 42,19,000 लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में बीमा कवर दिया है। लखनऊ में हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से एक मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी का काम किया, 6 नए सुपर स्पेशलिटी मेडिकल ब्लॉक की स्थापना किया है और इसी तरह से 4,470 एम्बुलेंसेज चल रहे हैं। मैं कितना ये कहूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ श्री के सुरेश जी, हम सब ने प्रयास किया। 2 मिनट और समय दे। मैंने प्रयास किया कि आज सिद्धार्थनगर एक आकांक्षा जनपद था, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे सिद्धार्थ में ऑक्सीजन की कमी थी। वो डॉक्टर हैं, मैं समझता हूँ किसी ने नहीं कल्पना की होती, नहीं शायद दिल्ली में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी ऑक्सीजन का प्लांट लगाया होगा। लेकिन हमने किस तरीके से उस दौरान हमारी सरकार ने इंतजाम किया, हम लोगों का आह्वान किया। हमने अपने जनपद में NHPC के द्वारा एक 41,89,000 का ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, फिर NBCC से 93 लाख का लगा, फिर PFC से लगा 11 करोड़ रुपए की, जिससे और काम हुआ, हिंदुजा फाउंडेशन से हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर से। आज सिद्धार्थनगर जैसे आकांक्षा जनपद में हमने एक PSC में CSC में जहां भी ज़रूरत है कि भविष्य में अगर कोविड की कोई चुनौती होगी, मैं केवल 2 बातें कह देना चाहता हूँ। आर्थिक बातें आई कि साहब क्या हुआ, देश जिस तरीके से परेशानियों में आ गया। जैसे कोविड लगा, आप याद करिए कि प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे पहली बार 1.70 लाख करोड़ का आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया और उसी का नतीजा है कि आपने देखा होगा कि चाहे वो 20 करोड़ वीमेन हो, उनको जनधन के लिए 500 रुपया दिया गया, मनरेगा में 202 रुपया कर दिया गया, बुजुर्गों को, विधवाओं को, महिलाओं को 1,003 करोड़ लोगों को दिया गया एक्स ग्रेसिया, 6,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 8.7 करोड़ लोगों को दिया गया। इसी तरीके से फिर जब कोविड की सेकेंड लहर आई तो आप MSP की बात कर रहे हैं, 3 लाख करोड़ इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी दी गई, जिसके कारण फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, दुनिया में रिसेशन आया, भारत उस परिस्थितियों से भी उबर के आया है। वो इसी की देन है हमारी इस केंद्र की सरकार की मोदी। और 50,000 करोड़ हमने खाली MSP में फाइनेंशियल इंक्लूजन किया, जिससे कि आज MSP जो सिक हो गई थी उसको रिवाइव करने का काम किया। समय बहुत कम, मैं उसको नहीं कहना चाहता हूँ। फिर मैं तीसरी बात बस कह के अपनी बात खत्म करूँगा कि फिर सेकेंड वेव के बाद भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने, आपको याद होगा, 6,28,993 करोड़ का सपोर्ट किया था कि जिससे इंडियन इकोनॉमी दुनिया की इस कोविड की चुनौती में जहां देश जूझ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी भी हो। और आज हम खड़े होकर कह सकते हैं कि इस कोविड में जहां चाइना से इंडस्ट्रीज भारत आ रही, मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैं अपनी बात आखिरी वाक से कह रहा हूँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम नंबर 1 पे हैं, हमारा मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन है। लोग, दुनिया की FDI सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आज सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर किसी की है तो भारत की है। निश्चित तौर से मैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।